सपना दीदी जी, आप ब्रह्मा कुमारीज़ की सीनियर राज योगा टीचर, लाइफ कोच, कॉर्पोरेट ट्रेनर और मैनेजमेंट ट्रेनर हैं। आप पिछले 10 सालों से चाइना में सेवा कर रही है और उसके साथ-साथ सेवा के मार्ग में आपने सेल्फ मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ-साथ आपने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस में आध्यात्मिक मूल्यों के महत्व के बारे में भी बताया है। और इस सब में आपको बहुत विश्व प्रसिद्धि मिली हुई है। तो आज की इस हिंदी टॉक सीरीज में आगे बढ़ते हुए, मेरा आपसे पहला सवाल यह है, व्हाई डू वी हैव प्रॉब्लम्स? समस्या क्यों हमारे जीवन में आती है? बहुत अच्छा, सिंपल लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है और जब प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद मेरे साथ ही जो हो रहा है, जो मेरे साथ प्रॉब्लम आई है, वो ही सबसे बड़ी है। जब 2 लोग बात करेंगे आपस में, यूजुअली व्हेन दे शेयर, तो उनको हर एक को ये लग रहा होता है कि मेरी जो प्रॉब्लम है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़ी है। और दूसरा सवाल जो आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? प्रॉब्लम क्यों आ रही है मेरे साथ? पहली बात समझने की है कि प्रॉब्लम है क्या? जब हम कहते हैं कि समस्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई, तो हाउ डू वी डिफाइन दैट एक्चुअली? अगर हम कहते हैं किसी चीज़ को प्रॉब्लम, वही सेम सिचुएशन हो सकता है दूसरे के लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। वेयर इज़ द डिफरेंस? सो हम इसको सिंपली डिफाइन करेंगे कि ये मेरी इनएबिलिटी है टू सॉल्व दैट इश्यू। जो भी बात आई है, उसका समाधान करने की या तो मेरे पास शक्ति नहीं है, या फिर मैंने अभी तक उसको पहचाना नहीं है उस शक्ति को, या फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, या कोई ना कोई फ़ियर या इनसिक्योरिटी है, जिसके कारण वो सिर्फ़ बात है, वो सिर्फ़ एक सिचुएशन है, लेकिन वो बात मेरे लिए प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि मेरे पास उसका आंसर नहीं है। जस्ट लाइक अ स्टूडेंट जिसका एग्ज़ाम जब उसके सामने है, क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन उसको आता है, जिसका आंसर उसको पता है, वो क्वेश्चन सिर्फ़ एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? जिस क्वेश्चन का उसको आंसर नहीं आता है, जिस चीज़ के लिए हमने तैयारी नहीं की हुई है, वो प्रॉब्लम है। सो प्रॉब्लम क्यों आई? इसका आंसर ये इस क्वेश्चन में नहीं है कि प्रॉब्लम क्यों आई, आंसर ये है कि मेरी तैयारी कम है। और तैयारी कम क्यों है? क्योंकि हम बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हमारे लाइफ में चल रही है और जिस तरह की चीज़ें हमने हैंडल की हैं आज तक, उसके हिसाब से हमें लग रहा होता है कि ठीक ही चल रहा है सब कुछ। हम कुछ नया जानने की, नया कुछ समझने की कोशिश नहीं करते। और अगर कोई हमें कुछ बताने की कोशिश करता है, कुछ नया ज्ञान, कुछ नई अंडरस्टैंडिंग, या किसी और के अनुभव कोई शेयर कर रहा होता है जिस वक़्त, और हमें वो बता रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ और मैंने ऐसा हैंडल किया, एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज़ आई फ़ील कि मेरे साथ तो ये सब होने वाला नहीं, मेरी लाइफ़ तो ठीक ही चल रही है। तो आंसर इस बात का यही है कि प्रॉब्लम क्यों आई? क्योंकि मैंने उसके लिए जो मेरे पास अवेलेबल था ज्ञान, वो भी मैंने इकट्ठा नहीं किया, वो मैंने संचित करने की कोशिश ही नहीं करी। तो इसलिए जैसे आपने शुरू में कहा कि कुछ टूल्स हमको पहले से लेकर के रखने हैं। जिस वक़्त एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम के टाइम में तैयारी नहीं की जाती है, एग्ज़ाम से पहले तैयारी होती है। और एग्ज़ाम, लाइफ़ का एग्ज़ाम कब आएगा, कब कौन-सी बात सामने आ जाएगी, वी नेवर नो। तो इसलिए पहले से तैयारी करने का मतलब है कि रोज़ कुछ अच्छा सीखने का मेरा एक एटीट्यूड हो, और दूसरों के अनुभव से जो सीखना जानता है, उसको फिर खुद बहुत कुछ उसको सहन नहीं करना पड़ता। उसके लिए चीज़ें हैंडल करना ईज़ी हो जाता है, समाधान ढूँढना ईज़ी हो जाता है। सो ये जो है मेरी अंडरस्टैंडिंग है प्रॉब्लम्स को लेकर के। आई होप इट मेक्स सेंस। थैंक यू दीदी जी, आपने बहुत खूब बताया कि हमारी वीकनेसेस की वजह से हम अपने कोई भी चीज़ हमको प्रॉब्लम लगने लगती है और अगर हम दूसरे के अनुभवों से सीखें तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
मेरा आपसे दूसरा सवाल यह है कि हम कई बार कई चीज़ों को टाल-मटोल कर देते हैं। माना आज नहीं कल कर लेंगे, तो क्या ये सही है? और अगर नहीं, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? जब ये भी एक हैबिट है, एक संस्कार है या कहें कि पर्सनैलिटी ट्रेट बन जाता है। इट्स अ वेरी सटल लेज़ीनेस, आलस का एक संस्कार है अंदर, पोस्टपोन करने की जो आदत के रूप में दिखाई देता है। जब हम ये कहते हैं, मेरा हमेशा से ये मानना है और मैंने हमेशा अपने जीवन में इस चीज़ को अप्लाई किया है। मैं अपने आप से क्वेश्चन करती हूँ क्योंकि हर एक के मन में कहीं न कहीं, किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये आता है एक लेज़ीनेस कभी कि फिर कर लेंगे, थोड़ी देर बाद या फिर कल या फिर लेटर ऑन। तो जब ये थॉट आता है, मैं अपने आप से सिर्फ़ एक बात कहती हूँ कि अगर आज वाला काम कल करेंगे, तो फिर कल वाला कब करेंगे? क्योंकि कल का दिन कुछ नया, नए चैलेंजेस, कुछ नई बातें, कुछ नए काम लेकर के आएगा। तो आज वाला अगर मैं कल करूँगी, तो कल वाला कब करूँगी? और अगर आज मैंने पोस्टपोन किया इन ऑर्डर टू रिलैक्स, मेरे को लग रहा है कि मैं थोड़ा आज रिलैक्स कर लूँ, आराम कर लूँ, लेकिन दिस इज़ नॉट रियल रिलैक्सेशन, जिसको हम कह रहे हैं लेज़ीनेस। तो लेज़ीनेस को कई बार हम सैटिस्फैक्शन का नाम दे देते हैं या कभी-कभी मेंटल रिलैक्सेशन का नाम दे देते हैं। बट वी नीड टू चेक कि ये लेज़ीनेस है या सैटिस्फैक्शन है रियली। इफ रियली आई एम सैटिस्फाइड, कंटेंटेड, तो मेरे को पोस्टपोन करने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि आज आराम कर लें, कल करेंगे, तो रियल सेंस में आज भी मेरा मन आराम में नहीं है, क्योंकि मेरे मन के अंदर ये बोझ ज़रूर रहेगा कि मुझे ये करना है। तो जहाँ भी हम पोस्टपोन करते हैं, तो अंदर एक थॉट रहता है और वो थॉट जो है मेरे मन को भारी करता रहता है। ये करना है, करना तो है, करना तो है। तो मैंने आज का दिन भी एक्चुअली पूरा रिलैक्स नहीं किया और कल के दिन पर टालने पर कल वाली जो चीज़ें जो मुझे कल करनी है, उसमें ये एडिशन हो गया। एडिशन होने से समस्याएँ बढ़ गई। अब वो एक्चुअली जो नॉर्मल सिचुएशंस थी, वो बर्डन बन के समस्या का रूप ले लेगी। अदरवाइज़ नॉर्मली मेरी कैपेसिटी के हिसाब से मेरे सामने बातें आती हैं। एक चीज़, जिस यूनिवर्सल लॉ को जो हमने अंडरस्टैंड किया है, कोई भी समस्या आपकी क्षमता से बड़ी आपके सामने नहीं आती। लेकिन अगर हम उसे टाल देते हैं तो वो बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो हमने एक्यूमुलेट कर ली। बहुत सारे काम जो हम एक-एक करके कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे, वो हमने एक्यूमुलेट कर लिए और वो एक्यूमुलेट होने के बाद अब वो समस्या बन गई। अब वो मेरी क्षमता से ऊपर हो गई। वो टाइम बाउंड हो गई, डेडलाइन आ गई सामने, अब मुझे करना ही पड़ेगा, अब वो सिर पे पड़ गया, वो वाली स्थिति हो जाती है फिर। तो इसलिए ये चीज़ अगर मैं अपने आप को समझा दूँ, इसके लिए जो बेस्ट टूल जो हमको स्पिरिचुअलिटी देती है, टॉक टू योरसेल्फ एवरी नाउ एंड देन। कम से कम दिन में 1 बार तो मैं अपने आप से बात करूँ और जहाँ ऐसी वीकनेस वाली आवाज़ अंदर से आए, वहाँ तो ज़रूर रुक करके एक बार अपने आप से पूछना चाहिए, ये कौन-सा ऑप्शन मुझे चूज़ करना है? व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ यू गेट द आंसर। अपने अंदर से ही आपको उसका उत्तर ज़रूर मिलता है। बहुत खूब बताया दीदी जी आपने कि अगर हम अपने आप से बात करें और अगर हम किसी भी बात में कंटेंटेड है तो हम वो चीज़ को पोस्टपोन करेंगे ही नहीं। और ये भी आपने बहुत खूब बताया कि अगर मैं आज की चीज़ें कल करूँगी तो कल की कब करूँगी। इसी के साथ मेरा तीसरा सवाल है, कई बार हमारे सामने कुछ ऐसी घटनाएँ घटित होती है कि हम विश्वास ही नहीं कर पाते कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। छोटी-मोटी समस्याएँ तो ठीक है, लेकिन जब कभी ऐसी बड़ी समस्याएँ आ जाती हैं, तो कई बार हम अपना धैर्य भी खो देते हैं और कभी-कभी तो हम भगवान को भी ब्लेम करने लगते हैं। तो प्रश्न यही है कि ऐसी सिचुएशन में हम अपना धैर्य और विश्वास कैसे बनाए रखें? सबसे पहली बात जो आपने बोला कि हम छोटी बातें तो चलो हम फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन बड़ी बात। सो फर्स्ट अपने आप से ये पूछें कि
किस तरह से आप उसको, क्या पैरामीटर है जो आप बोलते हैं कि ये बात छोटी है और ये बड़ी है? ये समस्या छोटी है लेकिन ये बड़ी समस्या है। बात फिर से वहीं पर आती है कि मेरे अंदर अगर उस चीज़ को हैंडल करने की क्षमता नहीं है, तो मुझे वो बात बड़ी लगती है, मेरी क्षमता से ज़्यादा है वो बात। और अपने अंदर क्षमता मेरे अंदर है या नहीं, वो कब पता चलेगा? अब इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स। वो मुझे पता भी तभी पड़ेगा जब बात आएगी। जब तक वो बात आएगी नहीं और मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करूँगी, और उसके बाद ही मुझे सॉल्व करने की कोशिश करने के बाद में पता पड़ेगा कि ये मेरी कैपेसिटी के अनुकूल है या नहीं है, या मेरी क्षमता से ज़्यादा बड़ी बात है। दूसरी चीज़ जो उस प्रोसेस में होती है, तो आई वुड से कि उसमें अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस को थोड़ा-सा चेंज करके, कि कोई भी बात को, कोई भी समस्या को जब हम सोच रहे हैं कि ये बड़ी बात आ गई है, जिस चीज़ के लिए हम तैयार नहीं थे, वो आ गई है। उस वक़्त मुझे कौन-सा एटीट्यूड रखना है? जैसे आपने कहा कि धीरज नहीं रख पाते हम, धैर्य नहीं रख पाते, पेशेंस नहीं रख पाते और फ़ेथ नहीं रख पाते कि ये होगा या नहीं होगा। उसमें सबसे पहली बात जो मुझे याद रखनी है कि कोई भी समस्या जो आई है, वो मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है। कोई भी बात जो आती है, वो कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। सेकेंडली, जो भी बात आई है, जो मेरी क्षमता से बड़ी है, जो प्रॉब्लम आई है, वो मेरी क्षमता को बढ़ाने के लिए आई है, मेरी शक्तियों को बढ़ाने के लिए आई है। या इसको दूसरी तरीके से अगर हम ये कहें कि वो मेरी सोई हुई शक्तियों को जागृत करने के लिए आई है। क्योंकि आज तक मैंने सिर्फ 2 किलो वेट ही उठाया था। आई नो कि 2 किलो मैं आराम से उठा सकती हूँ। अभी 5 किलो वेट उठाना है, कोई भी हेल्प नहीं है आस-पास में, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है और ये करना भी ज़रूरी है, काम करना भी बहुत ज़रूरी है ये। और ये अगर मैंने नहीं उठाया, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सपोज़ यू आर पुट इंटो सच अ सिचुएशन, उस सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? उठाना ही पड़ेगा। तो जब ऐसी सिचुएशन ऐसी है कि आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते, समस्या ऐसी आ गई, एक तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, दूसरा आपने आज तक वो काम कभी किया नहीं है, या उतनी आपकी एक लिमिट तक किया है, उससे ज़्यादा नहीं किया है। तो अब इसमें क्या होगा, जब आप उठाएँगे, चाहे थोड़ा मुश्किल होगा, भारी लगेगा, थक जाएँगे, लेकिन आपका एक सेल्फ असेसमेंट हुआ, आपको ये समझ में आया कि एक्चुअली उठा सकती हूँ 5 किलो भी। अभी तक मैं समझती थी मैं सिर्फ 2 किलो उठा सकती हूँ। तो इस चीज़ को उठाने के बाद तो मुझे समझ में आया, लेकिन फेथ का मतलब क्या होता है? मैंने जो एक बात को अच्छे से अपने जीवन में अंडरस्टैंड किया है, फेथ माना आंसर मिलने से पहले, समस्या का समाधान सामने आने से पहले, मेरे अंदर जो होप ज़िंदा रहे, एक उम्मीद ज़िंदा रहे कि नहीं हो जाएगा, सॉल्व तो हो जाएगा। और उसके लिए, जैसे आपके क्वेश्चन में एक बात आपने कही कि हम ब्लेम करने लग जाते हैं, भगवान को भी ब्लेम करने लग जाते हैं कि मेरे साथ ही हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, या मुझे ही ये सब क्यों सहन करना पड़ रहा है। ब्लेम करना मतलब मैं अपनी ज़िम्मेवारी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि इसमें जो एक कॉन्सेप्ट है कर्म फिलॉसफी, जो कर्म की थ्योरी है वो बहुत एक्यूरेट है। सो वन पॉइंट व्हिच आई हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, उसका कनेक्शन मेरे ही किसी न किसी पास्ट के एक्शन के साथ रिलेटेड है, और पास्ट का एक्शन डज़न्ट मीन कि पास्ट लाइफ का ही होगा। मैंने कल कुछ किया था, मैंने पिछले हफ्ते कुछ किया था, उसका रिजल्ट भी हो सकता है, लेकिन मुझे उसकी ज़िम्मेवारी लेनी है। ज़िम्मेवारी लेना मतलब सॉल्यूशन मेकर बनना। और अगर हम ब्लेम करते हैं, तो हम पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है। तो जैसे ही हम ज़िम्मेवारी लेते हैं, ब्लेम करना मतलब हम दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। चाहे हम भगवान के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, या हम लोगों के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, या हम परिस्थितियों के ऊपर कर रहे हैं कि बात ही ऐसी है, इसलिए मेरी स्थिति ऐसी है।
तो जैसे ही हमने ब्लेम किया, हमने ज़िम्मेवारी दूसरे के ऊपर डाल दी और जब आपने ज़िम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के ऊपर डाली, इसका मतलब आप कौन हुए? आपने दूसरे को अपने जीवन का मालिक बना दिया, मास्टर बना दिया, तो आप क्या हुए? आप स्लेव हो गए ना। तो ये स्लेव माइंडसेट है प्रॉब्लम, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम का। तो मुझे पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बनना है। तो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बनने के लिए मुझे अपने कर्मों की ज़िम्मेवारी खुद लेनी है। अच्छा, जो पास्ट में किया था वो पास्ट में किया था, लेकिन आज तो वो उसका रिजल्ट आ रहा है, उसका कॉन्सिक्वेंस मेरे सामने आ रहा है। मुझे याद नहीं मैंने क्या किया था, लेकिन मेरे सामने आज ये सिचुएशन है। लेकिन उस सिचुएशन में भी मेरे सामने ऑलवेज देयर इज अ चॉइस। पहली चॉइस ये है कि मुझे उसमें डिस्टर्ब होना है, घबराना है, परेशान होना है, या फिर मुझे स्टेबल रहना है। आई हैव द चॉइस। बात को अभी मैं बदल नहीं सकती हूँ, बात तो हो गई, परिस्थिति तो आ गई, लेकिन मैं या तो स्टेबल रह सकती हूँ, पीसफुल रह सकती हूँ, या फिर मैं घबरा सकती हूँ। तो मुझे एक पहली चॉइस ये बनानी है, एंड विद दिस अंडरस्टैंडिंग कि अगर मैं स्टेबल रहूंगी, देन आई एम एबल टू फाइंड द आंसर, देन आई एम एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन। सो कॉन्शियस चॉइस कि मुझे उसमें सॉल्यूशन ढूंढना है, तो उसके लिए मुझे शांत रहना है और इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है। छोटी छोटी बातों में मुझे अपनी जिम्मेवारी खुद लेनी है। तो ये जो कंप्लेनिंग कल्चर और ब्लेमिंग कल्चर हमने बना लिया है, उसको छोटी छोटी बातों से शुरू करके हम उसे अगर करेक्ट करते हैं, तो फिर बड़ी बातों में भी हम उसे इजीली हैंडल कर लेते हैं। बहुत अच्छा बताया दीदी कि अगर हम छोटी-छोटी बातें जो हर रोज़ हमारे लाइफ में आती हैं, अगर उनको लेके हम ये प्रैक्टिस करें कि जो भी बात आती है उसको ब्लेम ना करें और अंदर अपना माइंडसेट रखें कि मुझे ये सॉल्व करना है, तो हम आसानी से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मेरा 4th क्वेश्चन है, कैसे हमारा एटीट्यूड सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो? क्योंकि अक्सर करके हमारा रिएक्शन ही पहले सामने आता है। और फिर हम क्यों, क्या, कैसे, क्यों हुआ आदि क्वेश्चंस में चले जाते हैं। तो कैसे हम अपना एटीट्यूड क्यों, क्या के रिएक्शन के बजाय सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाएँ? इसमें जैसे अभी हमने बात की थी कॉन्शियस चॉइस की, क्योंकि अगर आप कॉन्शियसली चूज नहीं करोगे अपना एटीट्यूड, तो आपका पुराना जो तरीका है, जो आपका संस्कार बन चुका है, जो आपकी एक डीप रूटेड हैबिट बन चुकी है, वो नेचुरल रिएक्शन के रूप में आएगी। और बहुत लंबे समय से अगर हम एक तरह से किसी चीज को डील करते आए हैं, तो वो हमारा एक संस्कार इस तरह बन जाता है कि हमें भी पता नहीं होता, हमें लग रहा होता है कि ये हमारी नेचर है, एंड दिस इज वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल। हमें ऐसा लगता है, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर मैं उस वक्त 1 मिनट के लिए रुक के मैं अपने आप से पूछूं कि मुझे और टाइम वेस्ट करना है क्या, मुझे इसमें, बिकॉज जो चीज हो रही है अभी, सपोज कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके बिल्कुल भी हाथ में नहीं है। अभी मुझे कहीं जाना था मीटिंग के लिए और अचानक से बरसात हो गई, मेरे हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खड़े होकर के आसमान को, बादलों को, भगवान को, सबको ब्लेम कर सकती हूँ। मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं लेट हो रही हूँ, रास्ते में 4 ट्रैफिक लाइट्स आती हैं और चारों पर ही रेड लाइट मिली मुझे, और उसी दिन रेड लाइट मिली जिस दिन मैं बहुत जल्दी में हूँ। लेकिन मेरे पास ये तो चॉइस नहीं है कि मैं रेड लाइट को जंप करके निकल जाऊँ। आई हैव टू स्टॉप। लेकिन स्टॉप करके मुझे उसमें करना क्या है? मैं उसमें वहाँ पर बैठ कर के, नॉर्मली लोगों का आप देखोगे जो रिएक्शन होता है, ज़्यादातर लोगों का, रेड लाइट पे खड़े होकर के भी कुछ ना कुछ रिएक्शन चल रहा होता है, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, ब्लेम कर रहे हैं, या पता नहीं अभी रेड लाइट आनी थी। सो ऑल दिस इज द नेचुरल रिएक्शन, फॉर देम इट्स नेचुरल। नेचुरल कौन सा है? क्योंकि एक तो है हमारी ओरिजिनल नेचर और एक है हमारी सेकंड नेचर। सेकंड नेचर वो है जो हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
बार-बार कोई भी कर्म को रिपीट करके बना ली है और हमने उस रिएक्शन को जस्टिफाई किया है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्शन बाहर आने से पहले, हमारे शब्दों में आने से पहले, हमारे इंटेलेक्ट उसको जस्टिफाई करती है कि गुस्सा तो अब बात ही ऐसी है, तो रिएक्शन तो होगा ही ना। सो इनसाइड दिस डायलॉग इज हैपनिंग, क्योंकि मेरी एक आवाज मुझे ये बता रही है कि दिस इज नॉट राइट, आई शुड बी पीसफुल। लेकिन अंदर से जो दूसरा एक इम्पल्सिव एक रिएक्शन आ रहा है, वो उसको जस्टिफाई कर रहा है कि दिस इज ओके, दिस इज नॉर्मल, बात ही ऐसी है, तो इट्स फाइन, बोलना ही पड़ेगा, रिएक्ट करना ही पड़ेगा, गुस्सा करना ही पड़ेगा। तो जब उस जस्टिफिकेशन को हम अलाउ करते हैं, अंदर में जो डायलॉग है उसमें हम कौन सी वॉइस को अलाउ कर रहे हैं एक्शन में आने के लिए। जब हम उस रॉन्ग एक्शन की जस्टिफिकेशन को अलाउ करते हैं, तो वो हमारे फिर से एक बार और एक्शन में आती है। तो एक बार और वो चीज प्ले हुई, जो मैं पिछले 10 साल से प्ले कर रही हूँ, एक बार और मैंने अगर उसको प्ले किया, तो क्या होगा? वो रिएक्ट करने का संस्कार और गहरा होगा, क्योंकि एक बार और रिपीट हुआ। अब इसको मुझे चैलेंज करना है। यही इनर डायलॉग के अंदर मुझे उस हैबिट को चैलेंज करना है। जैसे ही वो जस्टिफिकेशन आएगी कि ये तो होगा ही ना, मीन्स आई एम बीइंग अनकंफर्टेबल, आई एम एंग्री, आई एम अपसेट, आई एम डिसअपॉइंटेड। जैसे ही सिचुएशन आई, तो जैसे ही मैं अंदर से निराशा, हताशा, एक असंतुष्टता की फीलिंग आ रही है, उसको चैलेंज करना है कि व्हाई आई कैन बी हैप्पी इन दिस सिचुएशन आल्सो, एट लीस्ट आई कैन कीप माय हैप्पीनेस। तो उसमें मैं उस एटीट्यूड को बदल के एक कॉन्शियस चॉइस कि मुझे एक और नया क्या हो सकता है, तो इसको हम बाद में मेडिटेशन में थोड़ा प्रैक्टिस भी करेंगे कि सेम सिचुएशन को इमर्ज करके, विजुअलाइज करके, जो हो चुकी, जिसमें आप रिएक्ट कर चुके, पास्ट में आपने रिएक्ट किया था या कल रिएक्ट किया था, आज आपको लग रहा है कि नहीं करना चाहिए था, तो अगर मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था तो क्या करना चाहिए था, तो एक नया रिस्पॉन्स अपने अंदर क्रिएट करेंगे। तो वो नई रिकॉर्डिंग अपने अंदर हो जाएगी, क्योंकि हम उसे विजुअलाइज कर रहे हैं। जब हम कोई भी चीज को विजुअलाइज करते हैं, एक सिचुएशन में खुद को एक एक्शन में विजुअलाइज करते हैं, तो एक तरह से दैट इज इक्वल टू एक्शन, चाहे हम सिर्फ मन की आंखों से देख रहे हैं। तो वो जितनी बार हमने उस चीज को विजुअलाइज किया कि सेम सिचुएशन में आई एम पीसफुल, आई एम स्टेबल, आई एम नॉट रिएक्टिंग, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो जैसे ही मैंने ये विजुअलाइज किया, मेरे नए संस्कार की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। तो जब अगली बार मेरे सामने वो सिचुएशन आएगी, तो इट विल बी ईजियर। मैं ये नहीं कहती हूँ कि एक ही बारी में 100% शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन इट विल बी ईजियर फॉर मी कंपेयर टू प्रीवियस सिचुएशंस। थैंक यू दीदी जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि जो भी हमारे पास्ट की सिचुएशंस है, इसको अगर हम वापस याद करें और देखें कि हमने कैसा रिएक्ट किया था और मुझे कैसा करना चाहिए था, तो उससे हम सीख सकते हैं और आगे की आने वाली सिचुएशन में हम उसको पॉजिटिवली हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद मेरा यह क्वेश्चन है, कई बार हमारे लाइफ में छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स आती है, जो होती छोटी-सी है, लेकिन उसके बारे में हम सोच-सोच के उसका बहुत बड़ा स्वरूप बना देते हैं और उसके कारण हमारी बुद्धि जैसे बंद सी हो जाती है और हम ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे अपने मन और बुद्धि पर प्रॉब्लम्स को हावी होने से बचाएँ? बात बहुत सिंपल है, आपके क्वेश्चन में ही आंसर है क्वेश्चन का, क्योंकि बात का कोई भी साइज नहीं है, प्रॉब्लम का ना कोई साइज है ना कोई वेट है। हम उसके साइज को बड़ा और छोटा करते हैं अपने थिंकिंग से, क्योंकि बात तो इतनी सी हुई, लेकिन हम उसके साथ जुड़े हुए जो हमारे फियर्स हैं, जो चीज अभी हुई भी नहीं है,
अभी थोड़ी-सी बात हुई है और हम विजुअलाइज़ करना शुरू कर देते हैं बिकॉज़ ऑफ आवर फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़ कि अगर ये बड़ी हो गई तो, अगर ऐसा हो गया तो, अगर उसको पता चल गया तो, और दूसरे लोग क्या कहेंगे उनको पता चला तो। तो ये सब चीज़ें हम उसमें ऐड ऑन करके उसका साइज़ बड़ा करते जाते हैं। अभी हमको करना क्या है, शुरू में जो एक गीत आपने चलाया था, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो जैसे ही हमने कहा बात बहुत बड़ी है, इट्स वेरी सीरियस प्रॉब्लम, इट्स अ सीरियस इश्यू, जैसे ही हम उस चीज़ को वेटेज देते हैं, उसका भार, उसका वेट भी बढ़ा देते हैं और उसका साइज़ बढ़ा देते हैं और हम भारी हो जाते हैं। यू फील हेवी और कई बार एंड ऑफ द डे यू फील सो हेवी क्योंकि बहुत सारी बातें हुई और हर बात का साइज़ और वेट सोच-सोच के आपने बढ़ा दिया और एंड ऑफ द डे आपको ये भी नहीं पता है कि आप भारी क्यों फील कर रहे हैं? व्हाई यू फीलिंग हेवी? कि कुछ तो है, हल्कापन नहीं है। तो करना क्या था? जो हम बचपन में किया करते थे, एक गेम खेलते थे ना बच्चे कि एक लाइन ड्रॉ करके कि इस लाइन को बिना काटे और बिना इरेज़र यूज़ किए इसको छोटा करना है। तो कैसे करते थे? हम उसके साथ एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर देते थे। जब दूसरी बड़ी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो वो लाइन छोटी हो जाती है। अभी हमने क्या किया? बात का साइज़ बड़ा कर दिया, तो हमारा साइज़ छोटा हो गया। हमें क्या करना है? ऑपोज़िट करना है। हमें वर्क करना है अपने ऊपर। मुझे अपना साइज़ बड़ा करना है, इतना बड़ा करना है कि बात इतनी छोटी हो जाए, जैसे आप फ्लाइट में बैठ के ऊपर जाते हो, तो चीज़ें छोटी-छोटी दिखाई देती हैं और इतनी इनसिग्निफिकेंट हो जाती हैं कुछ समय के बाद तो दिखाई ही नहीं देती। तो जस्ट गोइंग बियॉन्ड, फ्लाइंग बियॉन्ड। तो अपने साइज़ को बड़ा करना मतलब निरंतर, रेगुलरली, कॉन्स्टेंटली अपनी शक्तियों को बढ़ाते रहना एंड फोकस बाहर से शिफ्ट करके अंदर की तरफ लाना है। ये क्या हो गया? ये क्यों हो गया? ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे नहीं होना चाहिए था। अरे अब तो हो गया ना, अब तो हो गया। अब मुझे क्या करना है? ये तो हो गया और जैसे ही क्योंकि ये एक फ़ियर है, जो हमारे अंदर उस चीज़ को बड़ा करता है जैसे हमने कहा। फेस द फ़ियर एंड फ़ियर विल डिसअपीयर, दैट इज़ द रूल कि अच्छा हो ले, इससे भी बड़ी आ जाए बात तो भी हम रेडी हैं। तो जैसे ही हम अपने आप को वर्स्ट के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, बुरे से बुरा, बड़े से बड़ा क्या हो जाएगा? आई एम रेडी फॉर दैट। जैसे ही आपने अपने आप से ये बोला, आप बड़े हो गए और बात छोटी हो गई। बहुत अच्छा बताया दीदी आपने कि फेस द फियर एंड फियर विल डिसअपीयर और अगर आप अपने आप को बड़ा कर दे तो बात वैसे भी छोटी-सी हो जाएगी। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, क्या कोई प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए भी खुश रहा जा सकता है? और अगर हाँ, तो उसके टूल्स क्या हैं? बात सिंपल सी है, जैसे ही हमने कहा कि अपना फ़ोकस बाहर से अंदर की तरफ लेकर के आना है। मेरे को ये इक्वेशन हमेशा ही याद रखनी है कि मेरी खुशी का कनेक्शन बातों से, परिस्थितियों से नहीं है। मेरी खुशी का कनेक्शन मेरी अपनी स्थिति के साथ है। मेरी खुशी का कनेक्शन है कि हाउ आई रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशंस। और खुशी का कैलकुलेशन, खुशी का पैरामीटर बाहर है ही नहीं। वो मेरी अपनी चॉइस है। हमारे यहाँ पर इस स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्लोगन बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हैप्पीनेस इज़ माय डेली डिसीजन। दैट इज़ माय डिसीजन, दैट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन क्या बात हुई आज। ना आप अभी कोई किसी से पूछता है ना कि आप खुश हैं, कैसे हैं, रोज़ कैसा चल रहा है? बोलेंगे इट डिपेंड्स।
तो जैसे ही कहते हैं इट डिपेंड्स, मतलब कि हमने अपने आप को चीज़ों के ऊपर, लोगों के ओपिनियंस के ऊपर या परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड कर दिया है। ये हमने चूज़ किया है और इसी चॉइस को चेंज करना है कि आई चूज़ टू बी हैप्पी नो मैटर व्हाट। अब फिर चाहे बात बड़ी बात आई, छोटी बात आई, कुछ ना कुछ तो होगा ना, लाइफ है, कुछ ना कुछ तो आएगा और उसमें से ज़्यादातर चीज़ें मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होंगी। ज़्यादातर बातें ऐसी होंगी, उसी को हम प्रॉब्लम कह देते हैं, क्योंकि जो मैंने सोचा नहीं था वो हो गया। मैंने प्रिपरेशन किसी और चीज़ की थी, लेकिन क्वेश्चन कोई और आ गया। मैं किसी व्यक्ति से मिलने जा रही थी और मैंने एक्सपेक्ट कुछ और किया था कि उसका ऐसा रिस्पॉन्स होगा, लेकिन उसका बिल्कुल ऑपोज़िट रिस्पॉन्स हो गया। तो मतलब जो चीज़ अनएक्सपेक्टेड थी, तो प्रॉब्लम वहाँ नहीं थी, प्रॉब्लम मेरी एक्सपेक्टेशंस में थी। और मेरी एक्सपेक्टेशंस के साथ जब मैं एसोसिएट करती हूँ अपनी हैप्पीनेस को, तो मेरी हैप्पीनेस, मेरी खुशी खतरे में पड़ जाती है। तो मुझे अपनी खुशी को किसी भी एक्सटर्नल ऐसे फैक्टर के ऊपर एसोसिएट करना ही नहीं है, जो फैक्टर मेरे हाथ में नहीं है। मेरी खुशी को मेरे अपने हाथ में रखना है मुझे। तो इसलिए व्हाइल प्रॉब्लम सॉल्विंग आल्सो मुझे इस बात में खुश रहना है, मेरी सैटिस्फैक्शन का लेवल क्या होना चाहिए कि आई डिड माय बेस्ट। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। उसके बाद भी रिज़ल्ट निकलने में बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं, सारे फैक्टर्स मेरे हाथ में नहीं होते। उसके बाद भी रिज़ल्ट वो अकॉर्डिंगली मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होगा या नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर। लेकिन दिन पूरा होने के बाद जब मैं अपने साथ बैठूँ, जब जब कोई मुझे नहीं देख रहा है, मेरा सिर्फ़ अपना मन मुझे देख रहा है, तो मेरा मन सिर्फ़ ये गवाही दे, आई ट्राइड माय बेस्ट। मैंने अपनी तरफ से अच्छा किया। सो ये सैटिस्फैक्शन आधार है खुशी का। ये सैटिस्फैक्शन कि मेरे एफर्ट्स अच्छे थे। ये मेरी खुशी का आधार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि लोगों ने क्या कहा, सॉल्यूशन वो आंसर क्या निकला या रिजल्ट क्या निकला, उसमें सक्सेस मिली या नहीं मिली। वो मेरी खुशी का आधार है ही नहीं। मुझे बस ये इक्वेशन चेंज करनी है। हैप्पीनेस इज़ माय चॉइस, हैप्पीनेस इज़ माय डेली डिसीजन। सुबह उठ के अपने आप को कह दें, हमने यहाँ पे सबको बोला है कि अपने सामने लिख कर रखें, टुडे आई चूज़ टू बी हैप्पी, नो मैटर व्हाट। बहुत खूब बताया दीदी जी आपने कि टुडे आई चूज़ टू बी हैप्पी नो मैटर व्हाट, ये हम सबको लिख के रखना चाहिए। क्या आप मुझे कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती है जिस जब कोई सिचुएशन में को आपने हैप्पीनेस के साथ हैंडल किया, माना कैसे आपने उस सिचुएशन को फेस किया, कैसे हैंडल किया हैप्पीनेस के साथ? ऐसी तो एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हर रोज़ आती हैं, क्योंकि जैसे हमने कहा कि बहुत सारी बातें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती। तो बहुत से ऐसे जैसे कई बार पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं हर रोज़। आप कुछ प्लान करते हैं, हम कुछ प्रोग्राम प्लान करते हैं कि अच्छा अभी नेक्स्ट वीक हम ये प्रोग्राम करने वाले हैं, लेकिन 1 दिन पहले लॉकडाउन हो गया सब कुछ एंड वी हैव टू शिफ्ट एवरीथिंग। सो अब वो तो हो गया ना, लेकिन मुझे होल्ड करके रखना है अपनी सैटिस्फैक्शन को, अपनी खुशी को, अपने पीस ऑफ माइंड को। दैट इज़ माय प्रायोरिटी। तो जो मैंने अपने जीवन में जो एफर्ट किया है वो हमेशा ये है कि जो मेरा ज़ील है, मेरा एंथुसियाज़्म है, मेरी खुशी है, वो बनी रहे। बाकी तो बात आएगी और चली जाएगी एंड आई नो कि ये बात हमेशा नहीं रहेगी। हम सबको पता है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, कोई भी बात परमानेंट नहीं है। ये चली जाएगी, लेकिन मेरी खुशी ना चली जाए बस, वो मुझे याद रखना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर
कई बार दूसरे लोग भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। आपको लग रहा है कि आप राइट हैं, लेकिन उनको नहीं समझ में आ रहा है आपका पॉइंट ऑफ व्यू। सो फॉर दैट, फॉर द टाइम बीइंग, लेट इट बी। ना ही प्रूव करने की कोशिश करना है, क्योंकि अगर वो बात राइट है तो वो प्रूव हो जाएगी अपने आप। क्योंकि बहुत सारे स्पिरिचुअल लॉज हैं जो हम रोज स्टडी करते हैं, उसमें से एक और स्पिरिचुअल लॉ है कि सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य को स्वयं सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है। तो वो अपने राइट टाइम पर प्रूव हो ही जाएगा। लेकिन जब हम स्ट्रगल करने लग जाते हैं, जब हम फाइट करने लग जाते हैं उसके साथ, तो हम उस बात को डिफिकल्ट बना देते हैं कि मैं कैसे प्रूव करूं कि मैं जो कह रही हूँ उसमें क्या लॉजिक है, मैं कैसे प्रूव करूं कि मैं राइट हूं। प्रूव करना ही नहीं है। अगर आप गलत हो फिर तो प्रूव करने का मतलब ही नहीं, और अगर आप राइट हो फिर तो प्रूव करने की जरूरत नहीं। बहुत सही बात कही दीदी आपने कि अगर आप राइट हो तो फिर आपको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप गलत हो तो ही आपको प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, इस सारे खेल में भगवान का क्या रोल है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि परमात्मा जो है, भगवान पावर हाउस है, जहां पर हम अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पा रहे, जहां पर अपने अपने आप को हम वीक फील कर रहे हैं, या हमें लग रहा है कि ये मेरी कैपेसिटी से बड़ी बात आ गई। वहां पर वो एक ऐसा सोर्स है जो ऑलवेज अवेलेबल है, कि मैं परमात्मा के साथ कनेक्ट करके मैं खुद को उन शक्तियों से चार्ज करूं जो कि आज मेरे को अपने अंदर कम दिखाई दे रही हैं, या कोई वीकनेस अपने अंदर दिखाई दे रही है। क्योंकि कोई भी सिचुएशन के अंदर सत्य तो ये है कि ओरिजिनली आत्मा के अंदर वो सारी शक्तियां हैं। जैसे हमने पहले बात की, आपके पास जो समस्या आती है वो अपना समाधान लेने के लिए आती है, और वो बात आपके ही पास क्यों आती है? क्योंकि आपके ही पास उसका समाधान है। लेकिन कई बार हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हम ये सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर परमात्मा की शक्ति हमेशा अवेलेबल है हमारे लिए। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मैं पहले कभी भी भगवान को याद नहीं किया और सिर्फ प्रॉब्लम के टाइम में वो एक मतलब वाली याद भगवान के प्रति कि आज मुझे मतलब है और आज मेरे सामने इतनी बड़ी बात आ गई है, तो आज मैं मंदिर में जाऊं या मैं बैठूं प्रेयर करूं या मैं पूजा करूं, कुछ करूं और मैं भगवान से मदद मांगूं, वो तो फिर भी दे देगा, लेकिन मुझे लेना आएगा नहीं। सो दैट इज ऑल्सो अ प्रैक्टिस कि मुझे हर बात में भगवान का एक प्रॉमिस है। भगवान कहता है कि यूज मी, मुझे यूज करो, मैं अवेलेबल हूँ। लेकिन अक्सर करके हम अपनी ईगो के कारण कह लीजिए, या हम जब हमें ज़रूरत नहीं लगती है तो हम याद भी नहीं करते, क्योंकि हम अपनी सक्सेस का सारा श्रेय खुद लेना चाहते हैं कि हमने बहुत अच्छी मेहनत की इसलिए ये रिजल्ट मिला। लेकिन अगर हम एक चीज़ की आदत बना लें कि उस सर्वशक्तिवान को, परमात्मा को मुझे अपने साथ रखना है और उसकी मदद का अनुभव करना है, तो बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम स्ट्रगल करके सक्सेस ले रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएँगी। और एक और बात जो हम अक्सर सुनते भी हैं और हम खुद भी अनुभव करते हैं, कि जहाँ हम भगवान भी मदद किसकी करता है? दे दे ऑलवेज़ से दैट गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स। अगर हम पहले एक कदम अपनी तरफ से उठाते हैं, यस आई एम रेडी टू डू समथिंग, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मैं चेंज करने के लिए तैयार हूँ, या फिर मैं इस बात को सॉल्व करने के लिए एफर्ट डालने के लिए तैयार हूँ, तो भगवान की मदद भी मुझे उसमें मिलती है। सो देयर इज़ अ राइट वे टू रिसीव गॉड्स हेल्प।
और जब अवेलेबल है तो क्यों नहीं लूँ? और जैसे ही हम साथ उसका महसूस करते हैं, तो वो शक्ति हमें कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। जो मेरे अंदर है ऑलरेडी, मेरा पोटेंशियल है, वो भी मुझे दिखाई देने लग जाता है, बिकॉज़ गॉड इज़ लाइट। और उस लाइट में, उस रोशनी में मुझे जो अंदर डार्कनेस था, जिसमें मुझे अपने खोए हुए, सोए हुए पोटेंशियल्स दिखाई नहीं दे रहे थे, वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, वो इमर्ज होने शुरू हो जाते हैं। और उसमें फिर हमें दुनिया में किसी के भी अप्रूवल्स की ज़रूरत नहीं होती। जनरली स्पीकिंग हम दूसरों के अप्रूवल्स पर या एप्रिसिएशंस पर डिपेंड करते हैं। जब कोई हमें कॉम्प्लीमेंट देता है तो हमें लगता है कि यस, मेरे अंदर है ये चीज़। लेकिन अगर किसी ने क्रिटिसाइज़ कर दिया, तो हम उसी के नज़रों से हम खुद को देखने लग जाते हैं। सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस इज़ कि जैसे लोग मुझे देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, मुझे उस नज़र से खुद को नहीं देखना है। लेकिन मेरा अगर एक स्वीट कन्वर्सेशन परमात्मा के साथ चलता रहे और उस कन्वर्सेशन में मैं उससे पूछती रहूँ कि आप मुझे किस नज़र से देखते हो? और मुझे उसी नज़र से अपने आप को देखना है। सो देन इट विल गिव यू स्ट्रेंथ, क्योंकि वो विज़डम ऑफ द वाइज़, प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, ऑलमाइटी, सर्वशक्तिवान है और उसके हम बच्चे हैं। तो उसकी जो भी क्वालिटीज़ हैं, वो हमारी हमारी भी क्वालिटीज़ हैं, हमारा उसके ऊपर अधिकार है। तो ये सारा इस तरह का अगर हम एक रिलेशन, एक कनेक्शन हम एस्टैब्लिश करके रखते हैं परमात्मा के साथ, तो वो बातें बहुत स्मूथली हैंडल हो जाती हैं, जो बातें बहुत बड़ी लग रही थी। क्योंकि आपको पता है आप अकेले नहीं, सर्वशक्तिवान आपके साथ है। थैंक यू दीदी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम परमात्मा के साथ हमेशा रहते हैं, तो उनकी लाइट से हमारे सोए हुए पोटेंशियल्स जाग जाते हैं और हम कभी अकेला महसूस नहीं करते। और फाइनली मैं ये कहना चाहूँगी, आज आपके साथ ये सब बातें करके हमको कई ऐसे प्रश्न थे कि हम अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें और हम मन को कैसे स्टेबल रखें। उन सभी प्रश्नों का आपने बहुत अच्छा हल दिया। और मैं आपको दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमको कई ऐसी बात बताई कि हम कैसे अपने पुरानी सिचुएशंस को लेके उसके रिएक्शन को एनालिसिस करके सीख सकते हैं कि आगे की सिचुएशन में हमको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे उसके साथ पॉजिटिवली रिएक्ट करना है। और हमको ये भी पता चला कि कैसे कॉन्शियस चॉइस से और माइंडसेट को चेंज करके हम अपने प्रॉब्लम्स को आसानी से, पीसफुली और विथ हैप्पीनेस उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके पहले कि हम हमारी इस टॉक सीरीज़ को समाप्त करें, दीदी जी मैं आपको नम्रता से आग्रह करूँगी कि आप एक शॉर्ट मेडिटेशन कंडक्ट करें। ज़रूर। सो हम थोड़ी देर के लिए अभी अपने मन को बिल्कुल शांत करके बैठेंगे। ओम शांति। अपने मन को बाहर की सभी बातों से निकाल कर अपने पास ले आएँ। महसूस करेंगे कि आप बिल्कुल अकेले बैठे हैं। आस-पास और कोई नहीं। एकांत में, शांति में। मन की आँखों से देखेंगे मस्तक के बीच चमकता सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। अभी साइलेंस में कुछ ऐसी घटना को याद करें
पिछले कुछ ही दिनों में कोई ऐसी बात जिसमें आपने रिएक्ट किया या आपके मन की शांति, आपकी खुशी डिस्टर्ब हुई? मन ही मन उस घटना को एक बार फिर से रिपीट करते हुए महसूस करें, विजुलाइज करें खुद को। बात वही है, घटना वही है, लेकिन आप बिल्कुल शांत हैं। कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, क्रोध नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। आप बिल्कुल स्टेबल और शांत हैं। मन ही मन अपने आप से एक डायलॉग चल रहा है। ये बातें, ये परिस्थितियां आएंगी और चली जाएंगी। कोई भी बात परमानेंट नहीं है, लेकिन जो सदा मेरे साथ रहेगी वो है मेरी स्वस्थिति। मेरी सबसे कीमती चीज मेरे मन की शांति, मेरी खुशी। मुझे सिर्फ अपनी इस खुशी और शांति को बनाए रखना है। अभी मन की आंखों से देखेंगे, ऊपर आकाश से भी पार एक प्रकाश की दुनिया, वहां से परमात्मा का प्रकाश, उनकी किरणें मेरे ऊपर आ रही है। उन किरणों की छत्र छाया में स्वयं को महसूस करें। ये प्रकाश शांति और खुशी से भरपूर है, शक्ति से भरपूर है। जैसे जैसे ये किरणें मेरे अंदर प्रवेश करती है, मेरा मन शक्तिशाली बनता जा रहा है। मेरी बुद्धि सही निर्णय करने की शक्ति धारण करती है। मेरी सोई हुई शक्तियां जागृत होती है। सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ से मेरा मन इतना शक्तिशाली बन जाता है कि बाहर की कोई भी बातें, कोई भी हलचल मेरे मन को हलचल में नहीं ला सकती। मन की आंखों से देखें स्वयं को बिल्कुल स्टेबल, शांत, स्थिर, संतुष्ट। ओम शांति।